प्यारे बच्चों, आसान साइंस के इस खूबसूरत से चैनल पर आपका इस्तकबाल और खैर मकदम है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में कि किस तरह से मनुष्य के अंदर पूरा पाचन की प्रक्रिया होती है। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि पौधे किस तरह से अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी कि प्लांट जो स्वपोषी होते हैं वो किस तरह से स्वपोषी कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं स्वपोषी। लेकिन आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर फूड का डाइजेशन या भोजन का पाचन कैसे होता है। इस प्रोसेस को जानने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि ऐसे जीव जो कि भोजन प्राप्त करते हैं डायरेक्ट सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में और उसका डाइजेशन बॉडी के अंदर करते हैं, तो उस तरह से जो भी जीव भोजन हासिल करता है, भोजन प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं होलोजोइक जीव, यानी कि प्राणिसमभोजी जीव। उसी में एक आता है ह्यूमन, और क्या था, मेंढक था, अमीबा था। तो आज हम लोग बात करेंगे मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, क्या क्या इसमें शामिल होता है और किस तरह से डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या अंग आते हैं, क्या क्या ऑर्गन आते हैं। सबसे पहले आता है टंग या जिह्वा, यानी कि जुबान, जिसे बोलते हैं टंग। अगर टंग की बात करें, टंग या जिह्वा या जुबान एक क्या है, मांसल रचना है, यानी कि मांसपेशी की बनी होती है, जो कि भोजन को मिलाने में मदद करता है। यानी कि जब हम कोई भी फूड खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो उस भोजन को मिलाने में कौन मदद करता है, तो हमारा जिह्वा मदद करता है। अब यहीं पे बात आती है कि जिह्वा के ऊपर जो है छोटे छोटे क्या होते हैं, जिह्वा के ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, यानी कि छोटे छोटे टेस्ट बड होते हैं, यानी कि ऐसे चीज़ होते हैं जिसके मदद से हम किसी भी चीज़ के स्वाद को पता लगाते हैं। उसी को बोलते हैं टेस्ट बड या स्वाद कलियाँ। यानी जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं या दाने होते हैं, उस जिसके मदद से हम स्वाद का पता लगाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्वाद कलियाँ कहते हैं, यानी कि टेस्ट बड कहते हैं। अगर टेस्ट बड नहीं होता तो हम लोग स्वाद का पता सही से नहीं लगा पाते। जिस तरह से ज़ुबान के अगले हिस्से से हम लोग को मीठी चीज़ों का पता चलता है और ज़ुबान के सबसे पिछले हिस्से से तीते चीज़ों का पता चलता है, जैसे मिर्च वगैरह का, और ज़ुबान के बगल से किस चीज़ का पता चलता है, खट्टे चीज़ों के स्वाद का पता चलता है। यानी स्वाद का पता लगाने के लिए हमारे जीभ के ऊपर, हमारे टंग के ऊपर स्वाद कलियाँ होते हैं, छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उसी से हम लोग स्वाद का पता लगाते हैं। अब तो ये हो गया टंग के बारे में। दूसरा है मुंह, यानी कि मुख गुहा, जिसे बोलते हैं माउथ। अब ये जो मुंह या मुख गुहा होता है, ये क्या होता है, दोनों तरफ जबड़ों से बंद होती है। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें दांत आते हैं और वो लिप्स से, यानी कि होठों से बंद होता है। और दांत के साथ साथ मुख या मुख गुहा में क्या आता है, आपके सेलेवरी ग्लैंड्स आते हैं, यानी कि लार ग्रंथि आती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आहार नाल क्या होता है। आहार मतलब होता है भोजन, नाल मतलब होता है नली, यानी कि भोजन की नली। सीधे शब्दों में अगर कहें तो भोजन की नली, यानी कि मुख गुहा से लेकर मलद्वार तक फैली नली को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। मुख गुहा यानी कि मुंह से लेकर और कहाँ तक फैली हुई रहती है, मुख गुहा से लेकर मलद्वार तक, यहाँ से यहाँ तक की जो सभी लंबी नली है, इसे ही क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर तक होती है, यानी कि आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबा होता है। और आहार नाल का जो पहला हिस्सा होता है ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरी होती है, यानी कि ये आहार नाल का पहला हिस्सा जिसे बोलते हैं मुख गुहा, ये ऊपरी जबड़ों से घिरी होती है और निचली जबड़ों से घिरी होती है। अब बात कर लेते हैं कि मुख गुहा के अंदर एक क्या आ रहा है, दांत आ रहा है। टंग तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग मुख गुहा के अंदर और क्या आता है, दांत आता है। अब दांत के बारे में, यानी कि ह्यूमन टीथ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। जो ह्यूमन टीथ होता है, यानी कि मनुष्य का जो दांत होता है, उसके स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे, आप सबसे पहले देखते हैं कि ये आपका क्या है, मसूढ़ा है। यानी कि जो दांत जिससे गड़ा होता है, जिसमें इम्बेडेड होता है, जिसमें धंसा होता है, वो क्या कहलाता है, मसूढ़ा कहलाता है। अब मसूढ़े का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे बोलते हैं पल्प केविटी। पल्प केविटी का इंग्लिश होता है, हिंदी होता है मज्जा गुहा। अब बात आती है कि मज्जा गुहा क्या है। देखिए मज्जा गुहा क्या है, यह कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसमें रक्त नलिका और लिम्फ नलिका जाती है। यानी कि ये कनेक्टिव टिश्यू का बना है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसमें क्या जाते हैं, आर्टरीज जाते हैं, यहाँ से ब्लड सप्लाई होती है ताकि यहाँ के सेल क्या हो सके, जिंदा रह सके। अब ये बीच का पार्ट है, समझ लो बीच का पार्ट क्या कहलाया, पल्प केविटी या मज्जा गुहा। अब पल्प केविटी के अतिरिक्त अगर बात करें तो जो पल्प केविटी के ऊपर का हिस्सा होता है इसे बोलते हैं दंतास्थि या डेंटिन, और सबसे जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे बोलते हैं इनामेल।
और अगर ओवरऑल बात करें, दांत को 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो सबसे निचला हिस्सा है उसे रूट बोलते हैं, जो कि मसूड़ों से लगा होता है, जड़ बोलते हैं उसे। और जो मसूड़े से ऊपर का हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। और शीर्ष और रूट के बीच का जो हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं? गिरीवा बोलते हैं, या नेक या गर्दन बोलते हैं। अब थोड़ा डिफिनेशन भी देख लेते हैं। मूल यानी कि दांत का जो रूट है वह भाग होता है जो मसूड़ों में धंसा होता है, यानी कि दांत का मसूड़ों में जो हिस्सा धंसा होता है उसे बोलते हैं रूट या मूल। जैसे कि ये हिस्सा पूरा क्या है? मसूड़ों में धंसा हुआ, इसे बोलते हैं रूट या मूल। दूसरा है शिखर। मसूड़ों से ऊपर का भाग शिखर कहलाता है। ये मसूड़ा है, इससे ऊपर का जितना भी भाग है ये पूरा भाग शिखर कहलाता है। लेकिन ऊपर का पूरा भाग तो शिखर कहलाया, इसमें फिर 2 भाग हो जाता है। सबसे ऊपरी हिस्सा शीर्ष है और उसके जो निचले हिस्सा है यानी कि रूट और शीर्ष के बीच का हिस्सा नेक या गर्दन कहलाता है। अब अगला आता है दंतास्थि या डेंटाइन। दंतास्थि या डेंटाइन, जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये है आपका दंतास्थि जो कि मज्जा गुहा के ऊपर है और इनामल के नीचे है। दंतास्थि या डेंटाइन क्या है? पीले रंग की हड्डी से भी कड़ी रचना होती है। ये जो दंतास्थि या डेंटाइन है ये हड्डी से भी मजबूत स्ट्रक्चर है, हड्डी से भी मजबूत रचना है। ये कहाँ होता है? मज्जा गुहा के ऊपर और इनामल के नीचे होता है। अब बात कर लेते हैं इनामेल क्या है। डेंटाइन के ऊपर एक कड़ी परत पाई जाती है जिसे कहते हैं इनामेल। ये रहा आपका डेंटाइन यानी कि दंतास्थि, इसके ऊपर एक कड़ी स्ट्रक्चर है। ये सबसे ऊपरी हिस्सा जो है ये आपका क्या है? इनामेल है। ये सबसे कड़ी स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं इनामेल। अब इनामेल क्या करता है? इनामेल जो है हमारे दंतास्थि यानी कि डेंटिन की क्या करता है? सुरक्षा करता है। इसे हमें इसकी हिफाजत करता है, इसको बचाता है बाहरी आघात से, बाहरी चोट से। अब बात कर लेते हैं कि मुख गुहा के अंदर और क्या पाया जाता है। अब मुख गुहा के अंदर क्या होते हैं? 3 तरह की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो हमारे जो मुख गुहा हैं या ओरल कैविटी, उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। यानी कि एक होता है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा है सबमेंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड और तीसरा है पेरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। अब बात आती है कि सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड नाम ऐसा क्यों पड़ा है? सबलिंगुअल लार ग्रंथि यानी कि ये ऐसा लार ग्रंथि है जो कि हमारे जिह्वा यानी जुबान के जस्ट नीचे उपस्थित होता है। इंग्लिश में लिंगुआ का मतलब होता है जुबान। ये जो लिंगुअल है ना, ये बना है लिंगुआ से। लिंगुआ का मतलब होता है जुबान या जिह्वा। सब मतलब बायोलॉजी में सब का मतलब होता है नीचे, यानी कि लिंगुआ के नीचे या जुबान के नीचे जो ग्रंथि पाई जाएगी, जो सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, उसे ही नाम देते हैं हम लोग सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। और दूसरा है आपका सबमेंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सब मतलब होता है नीचे और मैंडिबुलर यानी कि मैंडिबल, जो जबड़े का निचला हिस्सा हो क्या है? मैंडिबल है। ये है आपका पूरा मैंडिबल। अब इसके मैंडिबल के नीचे है ये ग्रंथि, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। और तीसरा है आपका पेरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। ये है आपका पेरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। ये 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि पाई जाती है हमारे मुख गुहा के अंदर। अब आगे बात कर लेते हैं लाला रस या लार किसे कहते हैं। लाला ग्रंथि से निकलने वाले रस को लाला रस या लार कहते हैं। यानी कि ये जो 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड हैं, इससे जो भी रस निकलते हैं इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लाला रस कहते हैं या लार कहते हैं, या इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो लार में एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं लार एमाइलेज एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करता है? तो लार एमाइलेज एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च या मंड को पचाने में मदद करता है। यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाए तो उस खाने के अंदर या फूड पार्टिकल के अंदर अगर कोई स्टार्च है या मंड है तो उसका पाचन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि लार में कौन सा एंजाइम है? लार सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम है। वही एमाइलेज एंजाइम मंड को पचाने का या स्टार्च को पचाने का काम करता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि एंजाइम्स क्या है? तो वह पदार्थ जो कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ता है लेकिन वह खुद अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। यानी कि एंजाइम क्या होता है? जो जटिल पदार्थ, यानी हम लोग खाना जो खाते हैं बहुत जटिल पदार्थ लेते हैं और उस जटिल को सरल में तोड़ने का काम जो करता है उसे ही हम लोग बोलते हैं एंजाइम। यानी कि कठिन जटिल चीज़ लिए उसको एक चीज़ है जो कि सरल चीज़ में यानी कि सिंपल चीज़ में तोड़ रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम। लेकिन वो अपने अस्तित्व को खोता नहीं है। अब जो हम भोजन करते हैं, भोजन के सही पचने के लिए क्या है? आहार नाल के हर भाग में कर्माकुंचन या पेरिस्टालसिस मूवमेंट होना चाहिए। यानी कि हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मुख गुहा से जब वो नीचे जाता है तो नीचे जाने के लिए क्या होना चाहिए? एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होना चाहिए। यानी कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपका
एसोफेगस यहाँ पे अगर सिकुड़ा हुआ है तो फिर यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ पे सिकुड़ा हुआ है तो यहाँ पे फैला हुआ है। इस तरह की जो तरंग टाइप की गति होती है, जो वेव टाइप की गति मूवमेंट होती है हमारे एसोफेगस के अंदर या पूरे इंटेस्टाइन के अंदर, इसे ही हम लोग बोलते हैं कर्माकुंचन गति, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इससे क्या होता है, भोजन एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सरकता है, ऊपर से नीचे जाता है, ताकि इसका सही से क्या हो पाए, डाइजेशन हो पाए। इसी पूरी गति को कहते हैं हम लोग कर्माकुंचन गति, यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये मूवमेंट होना हमारे स्टोमक के इंटेस्टाइन के अंदर या हमारे डाइजेस्टिव या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फेरिंक्स, फेरिंक्स जिसे हिंदी में बोलते हैं गरसनी। अब ये जो गरसनी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मुख गुहा है, ये नली, और ऊपर से जो हम लोग सांस लेते हैं ये नली यहीं पे खुल रही है। दोनों नली एक ही जगह पे खुलती है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आखिर जब हम खाना खाते हैं तो वो सांस की नली में क्यों नहीं चली जाती है, या जो सांस लेते हैं वो इस अन्य नली यानी कि एसोफेगस या गरस नली में क्यों नहीं जाती है। यहाँ पे समझने की चीज़ है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं इपिग्लोटिस। ये है आपका इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस क्या करता है, ये जो इपिग्लोटिस है, जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के टाइम पे सांस की नली को बंद कर देता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो खाने की नली को बंद कर देता है, सांस की नली को खोल देता है। यानी कि इपिग्लोटिस एक झिल्लीदार रचना है, ये एक तरह का ढक्कन का काम करता है। काम क्या करता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो सांस की नली को बंद कर देता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो खाने की नली को बंद कर देता है। तो ये इपिग्लोटिस एक तरह का बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, ताकि हम जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं वो हमारे लंग्स के अंदर या श्वास नली के अंदर ना जा पाए। तो इपिग्लोटिस का ये काम हो गया। अब फिर यहाँ पे आता है लेरिक्स, इसे कंठ या गला भी बोलते हैं। यहीं पे आपका साउंड बॉक्स होता है, यहीं से वॉइस पैदा होता है। तो उधर हमको डिटेल में अभी नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब ये हो गया आपका एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के बारे में बात कर लिए। उसके बाद आता है आपका डायफ्राम। अब देखिए डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक तरह से समझिए कि ढका हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नीचे के हिस्से को, यानी कि स्टोमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लाडर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब को अलग करता है। ऊपर में क्या क्या आपका लंग्स है, हार्ट है, लंग्स और हार्ट को, और इधर नीचे के पोर्शन में जितने भी आमाशय के पार्ट हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इस सब को दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। यही है आपका डायफ्राम। अब डायफ्राम के नीचे फिर जब नीचे आते हैं तो हम लोग पहला आता है आमाशय। अब अगर आमाशय की बात करें तो आमाशय जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक और उर्दू में बोलते हैं मैदा। तो आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं कार्डियक पार्ट, यानी कि यहाँ पे हार्ट के कुछ हिस्सा यानी कि दिल का कुछ हिस्सा आता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है कार्डियक पार्ट। और दूसरा पार्ट जो बीच का हिस्सा होता है इसे बोलते हैं फंडस पार्ट या फंडिक पार्ट, और जो सबसे लास्ट का पोर्शन होता है इसे बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट या पाइलोरिक हिस्सा। तो आमाशय के बारे में अगर बात करें तो आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। यानी जब हम लोग भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, जैसे ही एसोफेगस से होते हुए इसमें खाना आता है तो आमाशय क्या हो जाती है, फैल जाती है, क्योंकि एक मांसल रचना है, मांस की बनी हुई है। आमाशय की पेशी भित्ति भोजन को बहुत सारे पाचक रसों के साथ मिलाने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि जो आमाशय होती है, इसकी जो भित्ति या दीवार होती है, ये क्या करता है, भोजन को बहुत सारे पाचक रसों के साथ, यानी कि हमारे आमाशय से बहुत सारे पाचक रस निकलते हैं, भोजन को पचाने के लिए जूस निकलते हैं, उसको मिलाने में ये पेशी या भित्ति क्या करता है, मदद करता है। इसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट की मदद से भोजन यहाँ सही से मिल पाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है। तो गैस्ट्रिक गैस्टर से बना है, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि, यानी कि हमारे आमाशय के अंदर जो ग्रंथि पाई जाएगी उसे हम लोग बोलेंगे जठर ग्रंथि। अब थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आमाशय की भीतरी दीवार, यानी कि ये जो आमाशय है, पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इसका जो सबसे भीतरी दीवार है ये, तो भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम यानी कि कॉलुमनर एपिथेलियम, जिस हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पे कौन सा एपिथेलियम होता है, कॉलुमनर एपिथेलियम। ये है आपका कॉलुमनर एपिथेलियम। तो कॉलुमनर एपिथेलियम की कोशिकाओं का परत होता है। कॉलुमनर एपिथेलियल के सेल का एक लेयर होता है, परत बाय परत बना होता है। तो जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है, यानी कि जो कॉलुमनर एपिथेलियल है आप देख सकते हैं, यहाँ पे उठा हुआ है, यहाँ पे धंसा हुआ है, फिर यहाँ पे उठा है, फिर यहाँ पे धंसा है, जगह जगह पे क्या है, धंसा हुआ है। ये कॉलुमनर एपिथेलियल का सेल जो कि आमाशय का अंदर का लेयर बना रहा है। तो जहाँ जहाँ धंसा हुआ है तो इन्हीं धंसे भागों की कोशिकाएं, अब यहाँ पे मान लीजिए धंसा है, फिर यहाँ पे धंसा है, इस धंसे भाग के अंदर जो सेल मौजूद है, जो कोशिका मौजूद है, तो वही क्या करता है, जठर ग्रंथि बनाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है।
इसी ग्लैंड का नाम पड़ा है जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब जो जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसके अंदर 3 तरह की कोशिका होती है। कितने तरह की कोशिका होती है? 3 तरह की कोशिका होती है। आप यहाँ डिटेल से देख सकते हो, आसानी के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये आपका है स्टोमक। अब स्टोमक का ये अंदर का लेयर है, ये किसका बना है? कोलुमनर एपिथेलियल कोशिका का बना हुआ है। अब यहाँ के कुछ हिस्से को हमने काट के फिर ज़रा डिटेल से देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे पता चला कि इसमें 3 तरह की कोशिका मौजूद है। जो धंसा हुआ पार्ट है इसमें ही जो ग्रंथि, उसी को बोलते हैं जठर ग्रंथि। अब यहाँ पे 3 तरह की कोशिका है। उस जठर ग्रंथि में 3 तरह की कोशिका होते हैं। मान लो एक का शेप स्ट्रक्चर है स्टार की तरह, एक गोल गोल है, एक इस तरह का इरेगुलर शेप का है। अब ये जो 3 तरह की कोशिकाएं हैं, ये तीनों तरह की कोशिकाएं 3 तरह के एंजाइम्स को निकालते हैं। अब इन 3 तरह की कोशिकाओं का क्या क्या नाम है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है आपका ये जो सेल है, ये बनाता है आपका मुख्य या जाइमोजिन कोशिका। यानी कि 3 तरह के सेल हैं जठर ग्रंथि में। पहला है मुख्य या जाइमोजिन कोशिका, जिसे बोलते हैं चीफ या जाइमोजन सेल। दूसरा कोशिका है भित्ति या अम्लजन कोशिका। भित्ति मतलब ये बिल्कुल वाल से सटा हुआ होता है, इसे बोलते हैं पैराइटल या ऑक्सिंटिक सेल। अम्लजन नाम पड़ गया, यानी कि ये एसिड को सेक्रेशन करेगा, अम्ल का सेक्रेशन करेगा। और तीसरा है आपका श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, इसे बोलते हैं म्यूकस सेल। ये क्या करेगा? म्यूकस को सिक्रीट करेगा, म्यूकस को निकालेगा, श्लेष्मा को निकालेगा। फिर से आप थोड़ा डिटेल से समझ लें। जो जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि की कोशिका 3 तरह की होती है। यानी कि हमारे जो आमाशय हैं, आमाशय या स्टोमक हैं, उसके अंदर क्या है? जठर ग्रंथि है। अंदर वाले लेयर में जहाँ जहाँ धंसा है वहाँ वहाँ जठर ग्रंथि है, उसी को जठर ग्रंथि बोलते हैं। लेकिन वो 3 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी कि जठर ग्रंथि में 3 अलग अलग तरह की कोशिका है। मान लीजिए पहले कोशिका का शेप है स्टार के तरह, इसका नाम पड़ गया मुख्य या जाइमोजिन कोशिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चीफ या जाइमोजन सेल। और दूसरे तरह का कोशिका है, उसका नाम पड़ गया भित्ति या अम्लजन कोशिका, इसे बोलते हैं पैराइटल या ऑक्सिंटिक सेल। और तीसरा है आपका श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, इसे बोलते हैं म्यूकस सेल। अब अगला प्रश्न आता है कि जठर रस या गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? मनुष्य के आमाशय के जठर ग्रंथि के तीनों तरह की कोशिकाओं से निकलने वाले रस को ही जठर रस कहते हैं। यानी कि इन 3 तरह के जो सेल हैं, इससे जो भी रस निकलता है, जो भी जूस निकलता है, उसी जूस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस या जठर रस। अब आगे बात कर लेते हैं कि इन 3 तरह की कोशिकाओं से कौन कौन से सेक्रेशन निकलते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं। देखिए, जो इसमें मुख्य या जाइमोजिन कोशिका है, ये क्या निकालते हैं? पेप्सिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम का स्राव करती है। जो मुख्य या जाइमोजिन कोशिका होती है वो क्या निकालती है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को पचाने का एक एंजाइम है पेप्सिन। ये पेप्सिन कहाँ से निकल रहा है? ये पेप्सिन आपका निकल रहा है मुख्य या जाइमोजिन कोशिका से। और दूसरी तरह की कोशिका है, उसका नाम क्या है? श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका। श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका क्या करेगा? म्यूकस का स्राव करता है, यानी म्यूकस को निकालता है। म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस जो है आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथि को HCl तथा पेप्सिन से सुरक्षित रखती है। अभी इसके बारे में हम डिटेल से आ रहे हैं। पहले देख लेते हैं भित्ति या अम्लजन कोशिका। भित्ति या अम्लजन कोशिका क्या करती है? HCl का स्राव करती है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकालती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नामक जूस को निकालती है। तो जो भित्ति या अम्लजन कोशिका होती है वो क्या निकालती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में जान लेते हैं कि इसका पाचन में क्या भूमिका होती है। देखिए, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसके साथ कई तरह के बैक्टीरियाज भी हमारे स्टमक में चले जाते हैं, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए HCl भी मदद करता है, यानी कि HCl क्या कर देगा? उस बैक्टीरिया को किल कर देगा। इसके साथ साथ ये क्या करता है? HCl पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, यानी कि जो हमारा पेप्सिनोजेन एंजाइम होता है वो इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है, उसको सक्रिय करने के लिए कौन मददगार होता है? HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब होता कुछ यूँ है कि जो HCl है ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगर ये ज़्यादा निकलेगा तो हमारा जो आमाशय का जो लेयर है, ये आमाशय का लेयर है, ये ख़राब होने लगेगा अगर HCl ज़्यादा निकलेगा तो इसी HCl की ज़्यादती से, इसी HCl के असर को ख़त्म करने के लिए नेचर ने हमारे स्टमक के अंदर और इंतज़ाम कर रखा है। यानी कि पहले से ही एक सेल दे रखा है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका। ये क्या करता है? म्यूकस का स्राव करता है। ये म्यूकस क्या करता है? जो HCl निकल रहा है अम्लजन या भित्ति कोशिका से, उससे हमारी जो आमाशय है, आमाशय की लेयर है, उसकी सुरक्षा करता है, यानी इसके असर को ख़त्म कर देता है।
इसके साथ साथ जो पेप्सिन है उसके भी असर को ख़त्म करता है, यानी उससे भी सुरक्षित रखता है। उसके असर को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपना काम नहीं करेगा, बल्कि वो अपना काम करेगा, लेकिन उससे जो हमारे स्टमक के लेयर को, आमाशय के लेयर को नुकसान पहुंचता, उस नुकसान से बचा देता है। कौन बचाता है? सेलेस्मा या म्यूकस की कोशिका से निकलने वाला म्यूकस। ये क्या करता है? उसके असर को बता देता है, यानी कि जो पेप्सिन है या जो HCl है, ये जो हमारे आमाशय के लेयर को ख़राब करता, उस लेयर को ख़राब करने से बचा देती है ये सेलेस्मा या म्यूकस कोशिका से निकलने वाला म्यूकस। अब बात कर लेते हैं कि पेप्सिन क्या होता है। जो पेप्सिन है भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है, यानी कि प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन का होना ज़रूरी है। एक तरह से पेप्सिन क्या है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है। जो हमारे भोजन में प्रोटीन का पार्ट होता है, प्रोटीन का हिस्सा है, उस प्रोटीन को पचाने के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिन का होना ज़रूरी है। तो पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है, यानी कि भोजन में जो प्रोटीन है उस पर पेप्सिन एक्ट करेगा और उसे किस में बदल देगा? पेप्टोन में बदल देता है। और जो पेप्सिन एंजाइम होती है उसकी क्रिया के लिए अम्लीय माध्यम होना चाहिए। तो अम्लीय माध्यम कौन तैयार करेगा? HCl तैयार करता है। कहने का मतलब स्टोमक के अंदर पेप्सिन तभी काम करेगा जब माध्यम अम्लीय होगा, जब माध्यम एसिडिक होगा, और एसिडिक माध्यम बनाने के लिए HCl का होना ज़रूरी है। और HCl तो होगा, लेकिन HCl के असर हमारे स्टोमक के लेयर पर ना पड़े, इससे बचाव के लिए सेलेस्मा या म्यूकस कोशिका होता है। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन कब पचेगा? जब हमारे आमाशय के अंदर पेप्सिन निकलेगा, और उस पेप्सिन के सही असर के लिए अम्लीय माध्यम होना चाहिए, तो अम्लीय माध्यम HCl तैयार कर देगा। इस तरह से तीनों मिल के काम करते हैं, तब जाके भोजन का डाइजेशन होता है। हमारा जो आमाशय होता है प्रत्येक दिन तकरीबन 3 लीटर जठर रस निकालता है, यानी कि 3 लीटर्स गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं डेली हमारे स्टमक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे स्टमक के अंदर HCl ज़्यादा होगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बनने लगेंगे। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बनेगा तो उससे क्या होगा कि म्यूकस अपना काम जितना करना था उतना तो करेगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डोज पड़ रहा है तो म्यूकस HCl के प्रभाव को ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे आमाशय के जो लेयर हैं, ये जो मान लीजिए हमारे आमाशय क्या है, ये आमाशय का लेयर है, तो ये क्या होने लगेगा, धीरे धीरे इसमें घाव पैदा होने लगेगा, छेद हो जाएगा इस आमाशय के लेयर में। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। कहने का मतलब जब HCl ज़्यादा निकलने लगता है, अम्ल ज़्यादा निकलने लगता है, उसके वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो अम्ल क्यों ज़्यादा निकलेगा? बहुत समय तक अगर कोई भूखा रहता है, खाने पीने का सही से टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, ज़्यादा भूखे रहने से HCl का स्राव ज़्यादा होने लगता है। जब HCl ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा HCl को मैनेज करने के लिए म्यूकस उतना नहीं मैनेज कर पाता है, म्यूकस उसको उतना इनेक्टिव नहीं कर पाता है, उससे उतना नहीं बचा पाता है। जब म्यूकस उतना उसको नहीं बचा पाएगा तो HCl तो क्योंकि एसिड है, एसिड क्या करता है? किसी भी चीज़ को इरोड करता है, उसको क्षति पहुंचाने लगता है। तो हमारे जो आमाशय हैं उसी के लेयर को क्या करेगा? क्षति पहुंचाएगा। उसी से क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, क्या आमाशय में भी वसा का पाचन होता है, यानी कि फैट का डाइजेशन होता है? तो जी हाँ, आमाशय में भी क्या होता है? फैट का डाइजेशन होता है। तो आमाशय में वसा का आंशिक पाचन होता है, यानी कि पार्शियली डाइजेशन होता है आमाशय में फैट का, जो कि गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम की वजह से संभव हो पाता है। यानी कि हमारे आमाशय में एक और एंजाइम निकलता है, उसका नाम क्या है? लाइपेज। लिपिड से बना लाइपेज। लाइपेज है, यानी कि ये क्या करेगा? लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, फैटी चीज़ों को डाइजेस्ट करेगा, फैट को पचाने का काम करेगा लाइपेज। इसका मतलब जो वसा है, जो फैट है, जो चर्बीदार पदार्थ है, उसका आंशिक पाचन यानी कि थोड़ा बहुत पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। किसके मदद से होगा? तो गैस्ट्रिक लाइपेज की मदद से होगा। अब गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? जो गैस्ट्रिक लाइपेज एक्शन करता है फैट पे, और फैट पे एक्शन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देता है। अब जो आमाशय में जठर रस से मिला हुआ पूरा भोजन का स्वरूप काइम कहलाता है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, मुंह के अंदर लिए कोई भी फूड पार्टिकल को उसको सही से घुलाते हैं, तो उसको सही से उसमें क्या मिलाते हैं? लार, सलाइवा मिक्स होता है, तो उस टाइम पर वो बोलस कहलाता है। लेकिन वही जब स्टमक के अंदर आया, वहाँ पे HCl मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गया, और बहुत सारे वहाँ पे एंजाइम्स निकले, वो मिल गया, तो अब वह फूड क्या कहलाएगा? अब वो फूड कहलाएगा आपका काइम। अब यहाँ पे भोजन का जितना पाचन होना था वो हो गया। अब जब यहाँ से ये भोजन निकलता है, अब इसके क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो अवरोधिनी पेशी। अवरोधिनी पेशी को एक तरह समझिए, इसको बोलते हैं स्फिक्टर मसल्स। यानी कि यहाँ पे एक ऐसा मसल्स लगा होता है जो कि इधर से खाने को तो अंदर जाने देता है, लेकिन इसका बैक फ्लो यानी कि वापस नहीं होने देता है।
तो ये किस मसल से कंट्रोल होता है, किस मांसपेशी से, तो अवरोधनी मांसपेशी से कंट्रोल होता है, जिसे बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। यानी कि इधर से फूड अंदर जाएगा लेकिन बाहर वापस उसको नहीं आने देगा। यानी कि इस तरह से समझिए, इधर से फूड चला गया तो अब उधर से वापस क्या होगा, नहीं आ पाएगा। इस तरह से गया लेकिन वापस नहीं आ पाएगा। स्टोमक के बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से ऐसा लग रहा है कि छोटी आंत यानी कि छोटा होगा, हालांकि लंबाई इसकी जो है बड़ी आंत से ज़्यादा लंबी होती है ये छोटी आंत। तो फिर बात आ रही है कि नाम इसका छोटी आंत क्यों रखा गया है। छोटी आंत नाम इसीलिए रखे हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो व्यास होता है, ये छोटा होता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन इसका नाम रखे हैं क्योंकि इसका डायमीटर या व्यास या मोटाई क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी मोटाई कम है, व्यास कम है, डायमीटर कम है, इसीलिए इसे बोलते हैं छोटी आंत। और जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत, इसका डायमीटर, व्यास या मोटाई क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं बड़ी आंत। जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई तकरीबन 6 मीटर होती है, फिर भी इसका नाम छोटी आंत रखा गया है क्योंकि इसका व्यास या मोटाई कम होता है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूरी होती है, यानी कि मुंह में कुछ मंड पचा, स्टार्च पचा, थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ, उसके बाद स्टमक में बहुत हद तक डाइजेशन हुआ, लेकिन डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया जो मुकम्मल होती है वो कहाँ होती है, वो छोटी आंत में होती है। यानी कि छोटी आंत को क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत्र बोलते हैं। क्षुद्रांत या छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन की क्रिया क्या होती है, पूरी होती है। और जो छोटी आंत होती है उसकी चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना है कि किसकी छोटी आंत ज़्यादा बड़ी होती है, किसकी छोटी आंत कम बड़ी होती है। यानी कि जो मांसाहारी की छोटी आंत की लंबाई कम होती है और शाकाहारी के छोटी आंत की तुलना में। अब यहाँ पे समझना ये है कि मांसाहारी की छोटी आंत की लंबाई कम क्यों होती है। जो मांसाहारी जीव होते हैं वो सेल्यूलोज का पाचन उसको नहीं करना होता है, बल्कि उसको मांस का पाचन करना होता है, इसीलिए उसके अंदर आंत छोटा होता है। लेकिन जो शाकाहारी जीव होते हैं जो कि घास वगैरह खाते हैं, उसे क्या करना पड़ता है, सेल्यूलोज को पचाना पड़ता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए आंत की लंबाई थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि सही से सेल्यूलोज का डाइजेशन हो पाए। इसीलिए मांसाहारी जो होते हैं उसमें आंत की लंबाई कम होती है और जो शाकाहारी जीव होते हैं उसमें आंत की लंबाई ज़्यादा होती है। जिस तरह से बकरी है उसमें आंत की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो शेर है उसमें आंत की लंबाई क्या होगी, कम होगी, क्योंकि शाकाहारी को सेल्यूलोज को पचाना होता है, जबकि मांसाहारी को सेल्यूलोज को पचाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितने तरह के होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने भाग में बांटा गया है। देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है आपका गरहनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डियोडेनम, और दूसरा भाग है जेजुनम, तीसरा भाग है इलियम। यानी कि जो अमाशय से लेकर यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन तक का जो पार्ट है, जो सी तरह का दिख रहा है, सी तरह का कर्व है, इसे बोलते हैं गरहनी या डियोडेनम। और उसके बाद का जो हिस्सा है उससे लेकर यहाँ तक वो क्या कहलाता है, जेजुनम कहलाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। सीधा सा समझें, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत या क्षुद्रांत्र को 3 भाग में बांटा गया है। गरहनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डियोडेनम, और दूसरा है जेजुनम, और तीसरा है इलियम। ये 3 पार्ट हो गए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब यहीं पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, यानी कि जिसे गरहनी बोलते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रहता है जिसे बोलते हैं पेनक्रियाज। ये है आपका पेनक्रियाज, जिसे कि उर्दू में बोलते हैं लबलबा और हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय। ये पेनक्रियाज से जो रस निकलता है वो भी यहाँ खुलता है इस डियोडेनम या गरहनी में। और इस लीवर से जो बाइल बनता है, जो पित्त बनता है, जो पित्त की थैली में जमा रहता है, फिर वो भी यहाँ से निकल के कॉमन बाइल डक्ट के जरिए कहाँ पे जमा होता है, यहीं पे आता है, यानी कि गरहनी में आता है। तो इस तरह से ये रहा आपका गरहनी। तो पित्त, अग्न्याशयी रस, आंत रस की मदद से छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। यानी कि जो छोटी आंत में है उसमें भोजन का पाचन आखिर किस एंजाइम की मदद से होगा। हम लोग अमाशय में तो पढ़ लिए, अमाशय में HCl निकल रहा था, म्यूकस निकल रहा था, पेप्सिन निकल रहा था, लेकिन छोटी आंत में क्या क्या निकलेगा। तो छोटी आंत में ये पेनक्रियाज या अग्न्याशय से निकलते हैं अग्न्याशयी रस, और यहाँ पे पित्त की थैली से पित्त निकलता है। तो इन सब की मदद से, यानी कि पित्त, अग्न्याशयी रस और आंत रस, आंत रस मतलब जो छोटी आंत से निकलने वाले रस हैं उसे बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। तो उस आंत रस और इन तीनों चीज़ से मिल के जो पूरा बनता है, इन तीनों चीज़ की मदद से हमारे छोटी आंत के अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। जो इलियम होता है वो छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है।
पचे हुए भोजन का अवशोषण भी इसी भाग में होता है, यानी जो इलियम है वो छोटी आंत का सबसे लार्ज पार्ट है, बड़ा हिस्सा है। यहीं पे क्या होता है, भोजन का अधिकतर भाग का क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है। अब अगला स्ट्रक्चर आता है यकृत, जिगर या लीवर, यानी कि लीवर के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लीवर क्या है, इसका कितना वज़न है और इसका क्या क्या फंक्शन है। जो लीवर होता है वो हमारे बॉडी के राइट साइड में मौजूद होते हैं, यानी कि दाहिने साइड में मौजूद होते हैं। अब दाहिने साइड जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है उसके दाहिने साइड में लीवर मौजूद होता है, जिसे कलेजी, जिगर और यकृत भी बोलते हैं। अब लीवर के अंदर क्या है, बहुत सारे कोशिका होते हैं लीवर के अंदर, लीवर सेल हैं, और ये आपका है अब यकृत नलिका, इसे क्या बोलते हैं, यकृत नलिका बोलते हैं, छोटे छोटे नली होते हैं। तो लीवर के अंदर जो बाइल बनता है वो यकृत नलिका की मदद से यहाँ आता है और गॉल ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है। तो फिर इसके मदद से ये कहाँ आ जाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए ये आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद ये इसे क्या बोले थे हम लोग, इसे बोले थे डियोडेनम। तो डियोडेनम में आके रिलीज़ कर दिए जाते हैं। जो लीवर होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। इसका भार यानी कि वज़न तकरीबन 1.5 किलो का होता है, और यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, यानी कि लीवर के जो सेल हैं वो क्या निकालते हैं, पित्त निकालते हैं, और उस पित्त को स्टोर करते हैं पित्ताशय में, यानी कि गॉल ब्लैडर में। फिर पित्ताशय वहाँ से ज़रूरत पड़ने के बाद पित्त को रिलीज़ करते हैं, और यहाँ से जो अग्न्याशय की नली है, इस नली का और इस नली का मिलान होता है यहाँ पे, यहीं से मिल के फिर ये डियोडेनम में, यानी कि यहाँ जो है ग्रहणी में उसको रिलीज़ कर देते हैं, फिर यहीं से उसको पचाने में मदद करते हैं। अब बात आती है कि जो पित्त है उसका क्या क्या काम है, यानी कि इसमें जो पित्त स्टोर है इसका क्या क्या काम होगा। तो अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारी बना देता है, ताकि अग्न्याशयी रस के एंजाइम इस पर क्रिया कर सके। अब इसको ध्यान से समझना है, ये अग्न्याशय है या पेनक्रियाज है, इस पेनक्रियाज से बहुत तरह के जूस निकलते हैं, इसे बोलते हैं पेनक्रिएटिक जूस, यानी कि अग्न्याशयी रस। तो यहाँ से जो रस निकल रहा है, यहाँ पे आएगा रस। अब मान लीजिए यहाँ पे रस आएगा, तो उस ये रस आ रहा है मान लीजिए अग्न्याशय से निकल के, तो ये रस तभी काम करेगा जब इसका माध्यम क्या होगा, क्षारी होगा। क्योंकि ऊपर में तो यहाँ पे स्टोमक था आपका, तो स्टोमक में क्या है, यहाँ पे एसिड निकल रहा था, अम्ल निकल रहा था। तो अम्लीय माध्यम में इसका जो जूस है काम नहीं करता है, इसके जूस को काम करने के लिए क्षारी माध्यम चाहिए। अब इस माध्यम को क्षारी बनाने के लिए यहाँ गॉल ब्लैडर से निकलता है जूस, यानी कि गॉल ब्लैडर से पित्त निकलता है, यहाँ पे आता है और यहाँ आके इसमें मिल जाता है। तो अब ये माध्यम क्या बना देता है, क्षारी। तो क्षारी यानी कि बेसिक मीडियम हो जाता है। तो बेसिक मीडियम होने की वजह से अब ये जो पेनक्रियाज से जितने भी जूस निकल रहा है वो सही से काम कर पाएगा। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा है कि पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन होता है, यानी कि पित्त के अंदर क्या क्या है, लवण भी होता है, साल्ट भी होता है। तो उस पित्त साल्ट की मदद से क्या होगा, जो हम लोग फैटी चीज़ खाते हैं तो फैट का डाइजेशन यानी कि फैट का विखंडन होगा। कोई भी चीज़ खाना खाए तो पहले उसका विखंडन होगा, वो टूटेगा, तभी तो उस पर किसी एंजाइम का एक्शन होगा। तो फैट टूटेगा किसके मदद से, तो जो पित्त के अंदर लवण है या साल्ट है उसी के मदद से फैट क्या होता है, टूट जाता है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं अग्न्याशय या पेनक्रियाज, जिसे उर्दू में बोलते हैं लबलबा। जो अग्न्याशय पेनक्रियाज होता है वो पेनक्रियाज पीले रंग की एक ग्रंथि है, यानी कि येलो कलर की ग्लैंड है। और जो पेनक्रियाज होता है वो कहाँ पे होता है, जो आपका डियोडेनम है या ग्रहणी है उसी से निकलता हुआ एक हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं पेनक्रियाज। एक अंग है, इसे बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। कैसा ग्लैंड बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब है ये एक ऐसा ग्रंथि है जो कि हार्मोन भी निकालता है, यानी कि ये क्या क्या निकालता है, हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है। दोनों हार्मोन को भी रिलीज़ करता है, एंजाइम को भी रिलीज़ करता है। हार्मोन में जैसे कि इंसुलिन हार्मोन को निकालता है, एंजाइम में बहुत सारे एंजाइम निकालते हैं, पेनक्रिएटिक जूस निकालते हैं। इसीलिए इसे बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, यानी कि उभय स्रावी ग्रंथि। ये चीज़ आपको याद रखना है, पेनक्रियाज क्या है, उभय स्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, उभय स्रावी ग्रंथि है। उभय स्रावी ग्रंथि मतलब क्या हुआ, जो कि एंजाइम भी निकालता हो और उसके साथ साथ हार्मोन भी रिलीज़ करता हो। अब ये पेनक्रियाज है। अब देखते हैं कि पेनक्रियाज क्या क्या करता है। तो अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज नामक एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि पेनक्रियाज से जो भी जूस निकलता है, जो भी रस निकलता है, उसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपका, ट्रिप्सन नामक एंजाइम होता है, एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, लाइपेज नामक एंजाइम होता है और न्यूक्लिएज नामक एंजाइम होता है। इसको आपको याद कर लेना है।
कि पेनक्रियाज से क्या क्या निकलता है, ट्रिप्सन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। ये 4 तरह के एंजाइम निकलते हैं पेनक्रियाज से, पेनक्रियाटिक डक्ट के मदद से डियोडेनम या ग्रहणी में इंटर करते हैं। अब इसका एक्शन देख लेते हैं। जो एमाइलेज है वो स्टार्च के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, माल्टोस बना देते हैं। और जो लाइपेज एंजाइम है, तो लाइपेज क्या करेगा, इमल्सीकृत वसा यानी कि इमल्सीफाइड फैट के साथ मिलके वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बना देंगे, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देते हैं। और जो न्यूक्लिएज होता है एंजाइम, वो न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बना देते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंटेस्टाइनल जूस या आंत रस या सक्कस एंटेरिकस किसे बोलते हैं। सिंपल शब्दों में अगर समझें तो छोटी आंत की ग्रंथि के स्राव को ही सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। यानी कि जो छोटी आंत है या जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी तो ग्रंथि होता है। जिस तरह से हम लोग स्टमक में अभी पढ़े वहाँ पे ग्रंथि थी, जिसे कहते थे जठर ग्रंथि, उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत छोटे छोटे ग्रंथि होते हैं। तो उन ग्रंथि से जो भी चीज़, जो भी जूस निकलेगा, जो भी रस निकलेगा भोजन को पचाने के लिए, उसी को हम लोग सम्मिलित रूप से बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। अब छोटी आंत में आए काइम और भी तरल हो जाते हैं जो चाइल कहलाते हैं। ठीक है, सक्कस एंटेरिकस तो हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आमाशय से भोजन आया था, आमाशय से भोजन आने के बाद वो एंटर करता है आपका डियोडेनम में यानी कि ग्रहणी में, यानी कि छोटी आंत में प्रवेश कर गया। जब वो छोटी आंत में आता है तो यहाँ पे और क्या क्या मिल गया, सक्कस एंटेरिकस मिल गया, यानी कि आंत रस मिल गया। तो आंत रस मिलने के बाद क्या हो जाता है, और भी भोजन तरल हो जाता है, यानी कि और उसमें वाटर मिक्स हो गया। तो अब इस भोजन को क्या बोलेंगे हम लोग, चाइल बोलेंगे। सबसे पहले मुंह में था तो बोलस था, यानी कि लार मिला हुआ। स्टमक में आया तो वहाँ पे HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गया, उसे हम लोग क्या बोल दिए वहाँ पे, काइम। लेकिन वही काइम जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो उसको बोल दिया हम लोग चाइल। चाइल क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आंत रस मिल गया, सक्कस एंटेरिकस मिल गया, उसके साथ साथ भोजन और भी तरल हो गया और भी उसमें वाटर ऐड हो गया। अब जो छोटी आंत होती है, अब इसको आप थोड़ा गौर से देखिए, ये आपका छोटी आंत है। तो छोटी आंत को अगर आप इतने हिस्से को काट के और थोड़ा डिटेल से देखो, बड़े करके अगर देखो, इसमें और बहुत सारे प्रोजेक्शन निकले हुए आपको दिखाई देंगे। इसको फिर और इतने हिस्से को और काट के देखो तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं इसको, विलाई बोलते हैं। तो विलाई को रसांकुर भी बोलते हैं, रसांकुर, रसांकुर या दीर्घरोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घरोम। अब ये क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे आर्टरीज जाते हैं, यानी कि और वेन भी जाते हैं, नसें गुजरती है यहाँ से। अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग भोजन खाए, भोजन आने के बाद यहाँ से स्टमक में आया, फिर वहाँ से स्टमक से डियोडेनम में आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आ रहा है। अब यहाँ पे चूँकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन कंप्लीट होता है, अब भोजन को पचने के बाद क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, अवशोषण होना चाहिए, तभी तो हमारे बॉडी के हर सेल तक एनर्जी पहुँचेगा। अब अवशोषण कैसे होगा, तो अवशोषण के लिए कुछ तो स्ट्रक्चर होना चाहिए ना। अब मान लीजिए कि ये तार है, इसको हम ऐसे लंबे फैला दिए, तो ज़्यादा जगह घेरा, इतना ही तार है, इसको ऐसे करके हम लपेट दिए। मान लीजिए इस तरह से अगर हम इसको लपेट रहे हैं, अब ये क्या कर रहा है, कम एरिया घेर रहा है, कम एरिया में ज़्यादा सरफेस एरिया इसका हो पा रहा है। तो अब ये ज़्यादा सरफेस एरिया हो रहा है तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया इसका बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। उसी तरह से जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और इस तरह से मुड़े उड़े होते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जगह घेर पाए और सरफेस एरिया उसका बढ़ पाए। इसीलिए मुड़े हुए उंगली जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विलाई या रसांकुर, जिसे हिंदी में बोलते हैं दीर्घरोम। इसमें क्या होते हैं, आर्टरी होते हैं। ये आर्टरी क्या करता है, यहाँ दीर्घरोम से जो हम लोग भोजन खाए, लास्ट में पचने के बाद जो अवशोषित होगा, फिर ये आर्टरी के ज़रिए हमारे बॉडी के हर सेल तक इसका एनर्जी पहुँचा दिया जाएगा। आंत रस के अंदर जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, और वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। सीधा अगर समझें, जो सक्कस एंटेरिकस है वो क्या काम करेगा, वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देगा, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देगा, और वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देगा। अब वीडियो के सबसे लास्ट सेगमेंट में बात कर लेते हैं बृहदांत्र या बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इससे पहले अभी हम लोगों ने बात किया, इसका क्या होता है, डायमीटर ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ऊपरगामी कोलोन, एक होता है अनुप्रस्थ कोलोन, एक होता है अधोगामी कोलोन। यानी कि यहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है,
वहाँ से जो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत या विहिदांत का ऊपर की तरफ जा रहा है उसे कह दिए ऊपरगामी कोलन, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग कोलन। और यह ट्रांसवर्स कोलन सीधा सीधा ऐसे ऐसे जा रहा है, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ कोलन या ट्रांसवर्स कोलन। अब फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, इसे बोलते हैं अधोगामी कोलन या डिसेंडिंग कोलन। और सबसे लास्ट में मलाशय है, यहाँ पे जो भोजन पच गया। अब जितना भी पानी बचा खुचा था ये इस लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में आने के बाद वो भी पानी अवशोषित हो जाएगा, फिर सूखा हो जाएगा पूरा मल यहाँ पे। फिर यहाँ पे मलाशय में क्या होगा, मल इकट्ठा होगा, फिर मल द्वार के ज़रिए डेफिकेशन कर देते हैं, हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे भी एक पेशी होती है, उसी के मदद से जब इच्छा अनुसार क्या करते हैं हम लोग डेफिकेशन करते हैं, यानी कि मल त्याग करते हैं। तो यहाँ पे भी एक क्या होती है, अवरोधनी पेशी होती है, यानी कि स्फिक्टर लगा होता है। और यहाँ पे एक पार्ट होता है सिक्कम। सिक्कम बोलते हैं जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिल रहा है, उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग सिक्कम। अब कुछ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें दे रखा है दीर्घरोम, जिसे बोलते हैं रसांकुर और बोलते हैं विलाई। तो छोटी आंत के अंदर वाले सतह पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। यानी कि छोटी आंत जो है उसका जो सबसे अंदर लेयर है, मान लीजिए ये सबसे अंदर लेयर है, इसके सतह पे क्या होगा, उंगली जैसे जैसे प्रवर्ध निकले होते हैं, इसे ही बोलते हैं रसांकुर। यानी कि रसांकुर रस चूसने वाला, यानी कि जो पचा हुआ भोजन है उसको चूसता है, उसके न्यूट्रिएंट को, उसके पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करता है, उसे ही बोलते हैं रसांकुर। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा देता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया, अगर इसको सीधे ऐसे रखे तो सरफेस एरिया इतना ही ले रहा है, लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा इसको हम फोल्ड कर दिए, मोड़ दिए, अब ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया लेगा, इधर भी एब्जॉर्ब करेगा, इधर भी एब्जॉर्ब करेगा, इधर भी एब्जॉर्ब करेगा, पूरा एब्जॉर्ब करेगा। नहीं तो ऐसे कितना है, इतना ही एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको मोड़ दिए तो बहुत ज़्यादा पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरफ पे मोड़ सकते हैं, तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए उसके सतही क्षेत्रफल को, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो जो दीर्घरोम होता है उसमें रुधिर वाहिकाएँ की बहुतायत होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होता है, आर्टरीज होती है वहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस आर्टरी के ज़रिए न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाएँ, अवशोषित कर पाएँ और शरीर के प्रत्येक हिस्से तक पहुँचा पाएँ। जो क्षुद्रांत्र है या छोटी आंत है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है। यानी कि जो प्रोटीन हमारे स्टमक में पचना शुरू हुआ था, कार्बोहाइड्रेट तथा फैट है, वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आके उसका पाचन पूरा होता है। स्टमक में उसका पाचन कंप्लीट नहीं हुआ था, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था, आधा पचा था, लेकिन यहाँ आने के बाद, छोटी आंत में आने के बाद क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब वीडियो के सबसे अंतिम सेगमेंट में हम लोग बात कर लेते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में। इसे हिंदी में परिशेषिका भी बोलते हैं। दोस्तों, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गेन है जिसे हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गेन, यानी कि इस अंग का हमारे बॉडी में कोई फंक्शन, कोई काम नहीं होता है, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं अवशेषी अंग भी बोलते हैं। यानी कि इसका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, बल्कि एक अवशेष के रूप में है, और इससे हमारे बॉडी को कोई नुकसान भी नहीं होता है जब तक कि इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन जब इसी में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो ये हमारे बॉडी में इन्फेक्शन काउज कर देता है, जिसकी वजह से परेशानी होने लगती है। लेकिन ऐसे इसका हमारे बॉडी में ना तो कोई फंक्शन है, ना कोई नुकसान पहुंचाता है जब तक इसमें इन्फेक्शन ना हो जाए। तो यही वजह है कि इसे बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गेन या अवशेषी अंग। इसे हिंदी में बोलते हैं परिशेषिका, क्योंकि ये एक ऐसा है जो कि अवशेष के रूप में मनुष्य के शरीर में मौजूद है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता है।